जब अबू ने अम्मी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली तो हम बहुत छोटे थे। वालिदा ने मेहनत करके हमको परवान चढ़ाया। भाई खालिद मुझसे 2 ही बरस बड़े थे। 19 बरस की उम्र में तालीम मुकम्मल करने के बाद उनको एक कंपनी में मुलाजमत मिल गई और वालिदा का बोझ उन्होंने अपने जवान साल कंधों पर उठा लिया। कुछ अरसा अपने शहर में काम करते रहे, फिर कंपनी ने तरक्की देकर उनको कराची अपने हेड क्वार्टर में भेज दिया। तनख्वाह तो बढ़ गई लेकिन भाई को रहाइश की सहूलत ना मिल सकी। अलबत्ता किराया पर मकान की मद में कुछ रकम मिलती थी। कराची में मसला रहाइश था। उधर हम माँ बेटी अपने शहर में अकेले ना रह सकते थे, तो उधर भाई को खाने वगैरह की दिक्कत थी। उन्होंने अपने दोस्त इलियास से जिक्र किया, जिससे नई दोस्ती हुई थी। वो भी भाई के साथ इस कंपनी में मुलाजिम था। बहरहाल उसकी कोशिश से उनके बराबर वाला फ्लैट भाई को किराए पर मिल गया। फ्लैट में कली वगैरह कराकर खालिद भाई मुझे और अम्मी को लेने आ गए। हमने मुख्तसर सा सामान साथ लिया और उनके साथ कराची आ गए। इन दिनों शहर इस कदर गुंजान आबाद न था। हमको यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा, शहर भी पसंद आया, लेकिन वालिदा को कुछ तन्हाई ज़रूर महसूस हुई थी। अपने शहर में उनका रिश्तेदारों और पास पड़ोस में मिलना जलना, आना जाना लगा रहता था, जबकि यहाँ कोई अपना ना था। सभी अजनबी थे और अपने काम से काम रखते थे। कुछ दिन गुजरे के इलियास भाई भी फैमिली ले आए और हमारे बराबर वाला फ्लैट आबाद हो गया। उनकी बीवी नौ में खूबसूरत हंसमुख थी, जबकि बेटी अभी सिर्फ 5 बरस की थी, लेकिन बहुत चंचल और होशियार थी। जब मासूम ज़बान में मनमहनी बातें करती तो बहुत प्यारी लगती थी। अम्मी और मैं फरीहा भाभी के पास हफ्ता में 1 बार चले जाते। यूं उनसे बातें करके दिल बहल जाता। उनका सारा खानदान मैका और सरल सब ही सियालकोट में थे और वो यहाँ तन्हाई महसूस करती थी। इलियास भाई और खालिद रोज शाम को इकट्ठे ऑफिस से आते। भाई थके होते, खाने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाते। इलियास की बेटी नन्ही किरण सब्र करती, लेकिन फिर अपने अबू के कमरे में जाकर उनको जुगदी थी, क्योंकि वो सारा दिन बालकोनी में खड़ी बाप के घर लौटकर आने का इंतजार करती रहती थी। एक रोज अम्मी ने फरीहा से कहा कि तुम अब बच्ची को स्कूल में दाखिल करा दो, सामने ही मोंटेसोरी है, सड़क पार करनी पड़ेगी, बस यूं तुम्हारी बच्ची और बच्चों से मिलेगी, उसकी जहानत पर खुशगवार असर पड़ेगा। वो बोले में इसे दाखिल कराने ले गई थी। उन्होंने कहा कि इसको ABCD पढ़ाओ और 100 तक गिनती भी आनी चाहिए, तो हम पहली क्लास में लेंगे, क्योंकि मोंटेसोरी की उम्र से ये निकल चुकी है। अब इसको क्लास 1 में होना चाहिए। तुम खुद पढ़ी लिखी हो, बच्ची को घर पर पढ़ा लो, 1-2 माह में इसे गिनती और हुरूफ तहज्जी वगैरह याद हो जाएंगे। पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे ये पढ़ती नहीं है, तन आ जाती हूँ। मैंने कहा तो रोज थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दिया करो, मैं पढ़ा दूंगी। 1 माह बाद दाखिले का सीजन आ जाएगा, तब तक ये हुरूफ और गिनती की कुछ शद्बत पालेगी। 2-4 दिन बच्ची को फरीहा खुद आकर मेरे पास छोड़ गई, मगर फरीहा ने ठीक कहा था, ये बच्ची बेहद चंचल थी, काबू में ना आती। बातूनी बहुत थी, लेकिन पढ़ने पर ध्यान ना लगाती थी। कुछ दिन बाद इसने आना छोड़ दिया तो हमने भी इसरार ना किया। उन्हीं दिनों इलियास भाई को बैरून मुल्क जाने का मौका मिल गया। कंपनी ने उनको ट्रेन के लिए भिजवा दिया और फरीहा अकेली हो गई। जाते हुए इलियास भाई ने खालिद भाई से कहा कि अपनी भाभी और मेरी बेटी का ध्यान रखना, उनको कुछ ज़रूरत हो तो तुमको कहेंगी। अपनी वालिदा और अम्मी को भी मेरी तरफ से अर्ज़ करना कि वो फरीहा को तन्हाई का एहसास न होने दे। इलियास भाई को गए 1 माह बमुश्किल हुआ था कि फरीहा बुझी बुझी रहने लगी।
पहले वो हमसे मिलने आ जाती थी, फिर आना भी छोड़ दिया। अम्मी कई बार गई, वो पलट कर ना आई, अलबत्ता कोई ना कोई काम कह देती कि खालिद से कहना बिल भर दें। ऐसा ही कोई काम यूँ खालिद भाई खुद उनके घर जाते, बिल वगैरह लेकर भर आते थे। वो पहले तो हर रोज़ जाते थे जब इलियास भाई घर होते थे, लेकिन अब फरीहा के बुलवाने पर ही जाते थे। तकरीबन हर रोज़ फरीहा मुझे अम्मी को बालकोनी से कह देती कि खालिद भाई को भेज देना, कुछ काम है। हमारे फ्लैट का दरवाज़ा उनके दरवाजे के साथ था, लिहाजा वो आवाज़ भी देती तो हम सुन लेते थे। अक्सर नन्ही किरण आवाज़ लगाती, खालिद अंकल एजाई, अम्मी बुला रही है। वो दवाइयाँ, घर का सौदा, सलफ और राशन वगैरह भी खालिद भाई से मंगवाने लगे। हर इतवार को मेरे भाई के ज़िम्मे ये काम होते कि हफ्ता भर की सब्ज़ी, मुर्गी का गोश्त, आटा वगैरह उनको खरीद कर ला देते। किरण के हाथ वो अक्सर चेक लिख कर रकम और मतलूबा अशिया की फहरिस्त भेज देती थी। खालिद तमाम अशिया खरीद कर उनके घर ले आते। वो बैठने को इसरार करती और नन्ही किरण तो भाई का हाथ पकड़ लेती कि अंकल बेना। तब वो बच्ची के इसरार पर ज़रा देर वहाँ बैठ भी जाते, ये सोचकर कि बच्ची बाप की जुदाई को महसूस करती है। वो इसको प्यार करते, टाफियाँ देते और कुछ देर इससे बातें करते। तब तक फरीहा चाय, कबाब वगैरह लाकर उनके आगे रख देती और कहती, खालिद खाओ ना, कबाब तो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, बड़े मज़ेदार हैं। बच्ची को थोड़ी सी कंपनी देने की खातिर भाई खालिद फरीहा के इसरार को नज़रअंदाज ना कर सकते और चाय पी लेते। पहले तो वो चाय और तवाज़ो के लवाज़मात तपाई पर रखकर दूसरे कमरे में चली जाती। रफ्ता रफ्ता बेटी के साथ बैठने लगी। इस दौरान खालिद से अपनायत से बातचीत करती। खालिद के दिल में कोई बुराई ना थी, वो इसे भाभी ही समझते थे और किरण कहानी सुनाने की जिद करती थी तो इसको कहानी भी सुना देते थे। एक रोज़ फरीहा ने फरमाइश कर दी कि आप लोग बातों बातों में उसको अंग्रेज़ी के हुरूफ ABCD और गिनती याद करा दे, वरना स्कूल वाले क्लास 1 में दाखिला नहीं करेंगे। किरण वाकई खालिद भाई से मानूस हो गई थी, इनसे पढ़ने लगी, जो बताते मिनटों में याद कर लेती। एक बात मैंने नोट की थी कि इलियास भाई जब यहाँ थे, वो रोज़ शाम को उनके आने के वक्त तैयार होकर उनका इंतज़ार करती और बनी सनरी नज़र आती, लेकिन अब बुझी बुझी रहने लगी। आँखों के दीपक मांद पड़ गए थे और चेहरे पर राख से ओढ़ती थी। जब से किरण मेरे भाई के साथ मानूस हुई थी और उनको घेरा था, फरीहा भी खुश रहने लगी थी। एक रोज़ खालिद को बुखार था, वो दफ्तर भी न गए। शाम को किरण ने बालकोनी से आवाज़ लगाई, खालिद अंकल एजाई, अम्मी को कुछ काम बताना है। किरण की आवाज़ सुनकर मैं अपनी बालकोनी में चली गई और उसे बताया कि खालिद भाई को बुखार है, वो आज नहीं आएंगे। मेरी आवाज़ फरीहा ने सुन ली और वो परेशान हो गई। यूं उनको पूछने हमारे घर आ गई। भाई ने कहा, भाभी परेशान ना हूँ, मैं इतना बीमार नहीं हूँ, आपका सौदा सलफ जो भी मंगवाना है ला देता हूँ, अब घर चलिए, मैं अभी आया। फरीहा घर चली गई। अम्मी ने रोका, बुखार है तो मत जाओ, सौदा कर ले देना। वो बोले, अम्मी दोस्त ने कहा था कि भाभी का ख्याल रखना, इलियास की खातिर जा रहा हूँ, मुमकिन है उनको कोई फौरी ज़रूरत की शय मंगवानी पड़ गई हो। वो फरीहा के घर चले गए। बुखार से भैया का चेहरा सुर्ख हो रहा था। फरीहा ने महसूस किया कि वाकई बुखार तेज है तो बोली, आप इस हाल में क्यों आ गए? जल्दी से थर्मामीटर उठा लाई और भाई का बुखार देखने लगी। फिर इनको सोफे पर लेटने को कहा और खुदान के लिए चाय बनाने लगी। खालिद ने बहुत मना किया, लेकिन किरण लिपट गए।
नहीं अंकल, आप अभी ना जाएं, मुझसे पोएम सुनकर जाइए, मैंने याद कर ली है। बच्ची के इसरार पर भाई सोफे पर नीम दराज हो गए और किरण से बातें करने लगे। इतने में फरीहा चाय लेकर आ गई। आज इसकी बातों का अंदाज दूसरा था। भाई ने महसूस कर लिया कि वो गैर मामूली तवज्जो दे रही है। ख्याल किया कि ये मेरे बुखार की वजह से ऐसा कर रही है। तभी दिल में आने वाले वहम को जहन से झटक दिया। ताहम अब उन्होंने उनके घर के अंदर जाना तर्क कर दिया और सौदा सलफ का वो दरवाजे के बाहर से पूछ लेते थे। इस बात को फरीहा ने महसूस किया और घर आकर गल्ला किया कि शायद तुम मेरे काम से थक गए हो जो ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है। किरण तो रोज तुम्हारा इंतजार करती है और तुम इस मासूम के लिए भी नहीं आते। गरज इसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि भाई शर्मिंदा हो गए। अगले रोज वो शाम को उनके घर चले गए किरण के मिलने के ख्याल से। वो इत्तेफाक से सो रही थी। फरीहा ने भाई को इसरार करके बिठा लिया। कहा काफी देर से सो रही है, बस अभी बेदार होने को है, किरण से मिलकर ही जाना वरना वो रोएगी। भाई मजबूरना सोफे पर बैठ गए। किरण बेदार न हुई तो वो उठकर जाने लगे। तभी फरीहा ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। इसका चेहरा सता हुआ था और आंखों में आंसू थे, जैसे कि वो किसी बड़े कर्ब से गुजर रही थी। कश्मकश उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। भाई को पसीना आ गया और वो खुद को संभालकर फरीहा को धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़े और अपना दामन बचाकर उसके घर से निकल आए। खालिद ने तन्हा औरत के बिखरने का ये रूप पहली बार देखा था। उन्होंने अहद कर लिया कि अब कभी इसके घर की दहलीज के इधर न जाएंगे, खा किरण कितनी ही आवाज में लगाए। सच है, उम्मी ठीक कहती थी, अकेली औरत के घर न जाया करो। वो वाकई फिर न गए। किरण और फरीहा ने कई बार बुलाया, उन्होंने बहाना कर दिया और घर से सीढ़ियां उतरकर सड़क पर निकल गए। इनकी बेरुखी और ये रवैया फरीहा पर क़यामत बन गया। वो खुद बार बार हमारे घर आने लगी, तब उम्मी भी कुछ घबराए। चालाक फरीहा ने बात बनाई, खालिद ने मुझसे कुछ रकम उधार ली है, अब मुझे ज़रूरत है, वापसी के लिए कहा तो मुझे देखकर घर से निकल जाते। अम्मी को ये बात बुरी लगी। जब वो चली गई और भाई घर आए तो उन्होंने बेटे को बुरा भला कहा कि खालिद तुम एहसान फरामोश हो, क्यों ऐसा किया है? अगर रकम की ज़रूरत थी तो मुझे बताते, अब उधार लिया है और उनको ज़रूरत है तो वापस करो और मुझे बताओ कि कितना पैसा लिया है ताकि मैं किसी तौर लूटा दूं। भाई ने आने वाले तूफान को भांप लिया। चुपके से दूसरा मकान ढूंढना शुरू कर दिया। अब कराची से कुछ वाकिफियत हो गई थी। ऑफिस के एक कोलीग के जरिए नया मकान तलाश कर लिया और एक रोज खामोशी से घर शिफ्ट कर लिया। फरीहा को बड़ा धचका लगा, लेकिन इलियास को इससे भी ज्यादा, क्योंकि इसकी मुद्दत ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। लूट कर आया तो पहला शको ऑफिस में भाई से यही किया, मुझे तुमसे ऐसी तवक्को न थी कि तुम मेरी बीवी और अपनी भाभी पर गलत नजर डालोगे। मैं तो उनकी हिफाजत की तुमको ताकीद करके गया था, तुम पर एक भाई की तरह भरोसा कर लिया था और तुमने फरीहा को तंग करने की कोशिश की। बीवी ने मुझे सब बता दिया है, इसलिए इसने मकान मालिक से कहकर तुम्हारा सामान उठवा दिया। दोस्त के मुंह से ऐसी शिकायत सुनकर खालिद भाई हक्का बक्का रह गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के मालिक को मिन्नत समाजत करके और अपनी मजबूरियां बताकर अपना ट्रांसफर कर लिया। नुकसान ये हुआ कि बड़े शहर का जो अलाउंस मिलता था वो किट गया और तनख्वाह कम हो गई, लेकिन खालिद भाई को अफसोस इस खसारे का ना था। अफसोस ये था कि एक औरत की चालबाजी की वजह से वो नाहक गुनाहगार ठहरे थे
اور ایک اچھے دوست کی دوستی اور رفاقت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔